पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन इंजीनियर नजीब हारून से मिलने इस्लामाबाद बनी गाला में उनके पलवल हाउस पहुंचे। इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। पाकिस्तान के लाखों इंजीनियरों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इस साल चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान के इंजीनियर इस मुल्क में अपने मकाम से मुतमिन हैं? पाकिस्तान की भी बदनसीबी, पाकिस्तानियों की भी बदनसीबी इंजीनियरों से ज़्यादा कि जो एक अंडर डेवलप मुल्क, तीसरी दुनिया का मुल्क, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को तरक्की पजीर कह सकते हैं, उसमें जो इंजीनियर का मुकाम होना चाहिए था, जो उसकी इफादियत, जो उसकी अहमियत, रेलेवेंस होनी चाहिए थी, हमने नहीं दी। और उसकी कीमत 22 करोड़ पाकिस्तानी आज चुका रहा है। तो इंजीनियर को हमने बिल्कुल अहमियत नहीं दी और आज नतीजा क्या है कि हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये बेड़ा उठाया और ये मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूँ, छोटा मोटा कारोबारी हूँ, सियासत में पीटीआई के साथ वाबस्ता हूँ, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये मुल्क इस गड्ढे में से, इस होल में से निकलेगा नहीं जब तक इसका इंजीनियर अपनी एक तरफ इंजीनियर भी पीछे रह गया, बैक बेंच पे बैठ गया। तो ये जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है ना, जो पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को एंड टू एंड, इधर बच्चे ने एफएससी पास की या A-लेवल किया और उसका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ, तो पूरे इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। और फिर अपना हिस्सा सरकार से, और मैं इमरान खान साहब से कल भी जब मुझे मुलाकात का मौका मिला तो मैंने इसकी अहमियत और इफादियत बताई भी, और मैं 4 दफ़ा उनसे मैंने वक्त लिया। लेकिन और प्रायोरिटीज़ इतनी होती हैं, इतनी सारी चीज़ें, कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो पाकिस्तान के इंजीनियर्स से एक ख़िताब करें, पॉलिसी ख़िताब करें, उनको वो ज़िम्मेदारी सौंपें। तो ये काम मैंने उठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने तरीन और बुनियादी अरकान में से है। 2018 से तो बाकायदा कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी मुंतखब हो गए हैं। एज़ इनसाइडर बताएं कि आप PTI की हुकूमत में परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? बिल्कुल नहीं। ये ज़ाहिर बात है कि जब PTI 22 साल तक इमरान खान साहब और PTI यूँ समझ लें कि अपोजिशन करती रही, तो उसके अंदर एक ज़हनी लिहाज से और एक कैफियत के लिहाज से आपको हर चीज़ को नेगेट कर रहे होते हैं और आप ख्वाब दिखा रहे होते हैं लोगों को। और फिर एकदम से ही बिल्कुल ऐसे, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि कोई 22 साल तक बॉलिंग कराता रहे, तो उसको बॉलिंग करने के और बॉल को फेंकने के तो 101 तरीके आ जाएंगे। अब 23वें साल में आप उसे बल्ला थमा दें कि अब तू बैटिंग कर, तो उसको लर्निंग कर्व तो एक ऐसी चीज़ है, उससे हर इंसान को गुजर रहा है। और मैं समझता हूँ कि PTI के अंदर जितना भी अफराद थे, जो इधर उधर से भी आए थे, 2-3 तरह से प्रॉब्लम आए। एक कि पूरे मुल्क की लेवल के ऊपर जब लोगों को जोड़ा तो उनकी आपस में जेलिंग नहीं हुई, क्योंकि आप टीम तो बना लेंगे कि इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, लेकिन उनको आपस में भी तो जेल होना है ना। कि आज पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं और उनको आप लिख लें, अगर पीने का साफ पानी नहीं है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। बिजली अगर पूरी नहीं है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है। तो ये सारों के अंदर जो सौंपा गया, ये बिल्कुल मैं ऐसे मिसाल देता हूँ आपको सुहेल भाई, कि एक अस्पताल चल रहा हो, उसके अंदर डॉक्टर ना हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वहाँ से हर थोड़ी देर के बाद डेड बॉडी ही निकलेगी। भले आप सारे रिश्तेदार ले जाएं, सारे दोस्त ले जाएं, भले अपने पीर व मुर्शिद को भी ले जाएं, सारे ससुराल वालों को भी ले जाएं अस्पताल अपने साथ, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो आज मैं समझता हूँ कि कोशिश बहुत अच्छी होगी, नियत बहुत जज्बा होगा, लेकिन अगर मौलाना तारिक जमील, मैं उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ, ज़ोर बयान, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, और बहुत अच्छी दीनी बात। लेकिन अगर आज वो फैसला करें कि चलो भाई उम्रे पे चलते हैं और जहाज़ मैं उड़ाऊँगा, बैठ जाओ पीछे सारे, क्योंकि जो PIA का पायलट है उसके अंदर अखलाकी बुराइयाँ हैं, तो फिर उस जहाज़ का अंजाम क्या होगा? वो मंजिल पे तो नहीं पहुँचेगा जहाँ भी पहुँच जाए। तो हमें ये सीखना है कि किसका कहाँ काम है
उससे वो लेना है। अपनी पसंद और अपनी नापसंद, अपनी ज़ाती वफादारियाँ और अपनी ज़ाती खिदमत गुजारियाँ, उसको पूरे मुल्क को हम गिरवी रख के क्या ऐसा करेंगे? तो मैं समझता हूँ इस जुर्म में हम सारे शरीक हैं। लोअर मिडिल क्लास घराने से तल्लक आपका, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन इसके बाद खुद अपने ही खर्चे पे अमेरिका पढ़ने चले गए। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर में शुमार होता है और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा टैक्स आप देते हैं। इस मकाम तक कैसे पहुँचे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में और अल्लाह का निज़ाम ही ऐसा है कि उसने हर एक को एक ही तरीके से पैदा किया और ये बताया कि गरीब का बच्चा, बड़ा बच्चा, मेरा बच्चा, इमरान खान का बच्चा, आपका बच्चा उसी तरीके से पैदा होगा और एंड भी वही रखी। सलाहियतें सबको दी। हमने अपने ऊपर जुल्म किया कि जैसे एक दिन दो परिंदे पैदा हों, एक को हम आज़ाद छोड़ दें, तो अल्लाह ने तो उसको आसमानों पे उड़ने, दाना दुन का हर चीज़ के लिए रखा है, मोहताज नहीं पैदा किया। और एक को हम पिंजरे में बंद कर दें या उसके पर काट दें तो वो मोहताज हो जाएगा, क्योंकि हम सुबह शाम उसको दाना डालें, ठीक है, और वो मजबूर हो जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ लोग, हमने उस पूल को, उस पिरामिड को इतना महदूद कर दिया। मेरे अंदर कोई रग रही होगी, जब मैं 14 साल का था मेरे वालिद रिटायर हो गए, ठीक है, तो एक जिम्मेदारी जल्दी आई। जब मैं 18 साल का था तो मैं कॉलेज की यूनियन के अंदर, जहाँ ना उस वक्त जिस्म पे बोटी थी ना पेट में रोटी थी, लेकिन हम स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़े और जीते। तो वो जो आपने फरमाया कि इसमें मैं चूँकि 1.5 साल सिर्फ तालीम के लिए अमेरिका में रह गया था, और मैंने जब वहाँ पर देखा तो 21 साल की उम्र में इंग्लैंड का भी एक सफ़र कर चुका था, कि उस दुनिया को देखा तो मुझे ये हुआ कि हम में और उनमें फ़र्क क्या है, कि हम अपने पूल के पिरामिड पे 1-2% के लोग, चाहे वो एचएसएन के हों या ग्रामर के हों या ट्रस्ट हों, सुबह शाम आप भी, जब मैं भी जहाज़ में आता हूँ जाता हूँ, जिनसे मैं शोल्डर्स रब करता हूँ, हमने बीमारी की तशख़ीस अगर सही नहीं की तो हम 1000 साल तक भी इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। 18 साल के अंदर जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं रात को पीआईए में नौकरी करता था, लेकिन मैंने अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को टूटने नहीं दिया। मैं क्लर्की करता था, एक फीता, ये जो पिंडी का माल रोड का ऑफिस है, मैं यहाँ पे बैठ के टिकट बनाता था। कामयाबी का असल राज क्या रहा? कौन सी आपके अंदर ऐसी सलाहियत है कि यहाँ तक पहुँच गए? अल्लाह का नज़म है कि कौन कहाँ तक पहुँचेगा और अल्लाह ने किससे काम लेना है। लेकिन जो हमारी कौमी क़यादत, और ये किसी भी मुल्क के अंदर जो तरक्की याफ्ता हुए हैं उसका आप मॉडल उठाइए, और कुछ मॉडल नहीं है। सरकार का काम ये कि हर नौजवान को, हर बच्चे को स्कूल, कॉलेज हो, मौक़े हो, तो मुझे मौक़े मिलते रहे। मैं अगर 1996 की अप्रैल के अंदर चल के कराची से उड़ के और खान साहब के पास शौकत खानम गया था, तो मैं मकसद खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना थोड़ी था, मकसद तो पाकिस्तान के को मुश्किलात से निकालना था। मैं ये समझता था कि उस वक्त के जो क़यादत थी, जो बड़े थे, जो मैं उनसे नहीं लड़ सकता था, और खान साहब को अल्लाह ने ऐसी शख्सियत दी थी कि वो एक वक्त में उन पहलवानों को चैलेंज कर सकते थे। और मैं और आप ये दोनों जानते हैं कि अगर कोई पुरानी जगह पे नई चीज़ बननी है तो पहले पुरानी इमारत, आपने लाहौर में देखा होगा, मैंने कराची में देखा है, हम सब ने, कि पहले पुरानी इमारत, सिनेमा या मार्केट या घर मुनहदम होता है, उसको डिमोलिश करते हैं, फिर जब जगह साफ़ हो जाती है तो वहाँ पर फिर नया चीज़ बनती है। तो ये जो 22 साल की स्ट्रगल थी, ये पुराने निज़ाम को डिमोलिश करने की थी, और ये मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बहुत ही इफ़ेक्टिवली किया, क्योंकि उसमें तो हथौड़े मारने थे ना। और वहाँ से जो फिर उसके बाद जब एक नई चीज़ बनाने की थी, तो उसमें जो बेहतरीन लोग थे, कतई नज़र जहाँ भी थे, तो उनको इस्तेमाल होना चाहिए था। लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है, हर आदमी, इसमें आसानी ये है, एक दफ़ा मैं आपकी बात को, मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब मेरे पास आए घर, बड़े खूब हमारी अच्छी गपशप रही। जब जाने लगे जमात इस्लामी के MNA भी रहे, तो मुझसे कहने लगे, नजीब साहब आपको तो हमारे साथ होना चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा, जी अगर अल्लाह मियाँ के पास हिसाब जमातों की शक्ल में होगा कि पूरी जमात इस्लामी जन्नत में और जन्नत इधर राइट साइड पे, और पूरी फ़लानी पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, दोज़ख में, तो फिर तो मैं मारा गया।
लेकिन वहाँ अल्लाह के पास हिसाब फ़र्द अफराद का होगा, मुझे अपना हिसाब देना होगा। तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं तो 26 साल से। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इसमें कामयाबी कैसे हासिल की? कंस्ट्रक्शन में चूँकि मैंने एक चीज़ रखी कि जैसे सियासी पार्टी एक रखी, फोकस रखी, कभी ये नहीं सोचा कि इमरान खान क्यों होगा नहीं होगा। 22 साल तक एमएनए नहीं बना, एमपीए नहीं बना, सेनेटर नहीं बना, मैं वजीर भी नहीं बनाया आपको। अब ये तो अल्लाह पता नहीं, हो सकता है लकीरी ना हो मेरे हाथ में। सबसे पुराने आदमी थे आप। वो फिर देखें, जब आप किसी टीम में खेलें, किसी टीम में खेलें तो फिर ये आपकी मोहताजी रहती है कि कप्तान जो प्लेइंग 11 बनाएगा, और ये उसका हक है, ठीक है ना, ये उसका हक है और उसका इस्तेकाक है कि अगर उसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि प्लेइंग 11 के अंदर उसने सोचा कि भाई इसको वहाँ स्टैंड में बिठाए रखो, हो सकता है उसका कोई प्लान हो कि जी उसको बाद में लाऊंगा जब मैच ख़त्म हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन का आपने पूछा, तो जब मैंने इंजीनियरिंग पास की तो मैंने पहले दिन से जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग, ठेकेदारी, जिसको हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कंस्ट्रक्टर कहती है, हमारे माशरे के अंदर। अच्छा, मैंने एमएस किया था अमेरिका से, 4 GPA पे स्ट्रेट एज, मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे 17 एज हैं। लेकिन जब मैंने किया तो मैंने ये अपने लिए तय किया कि मैं ठेकेदारी करूँगा, तो ठेकेदारी को ही मैंने अपने लिए एजाज़ बनाया और मैंने सरकार से दूर रहा, प्राइवेट सेक्टर में किया। उसी से मैंने यानी मैंने कोई 1 रुपया अपनी ज़िंदगी में, जैसे होता है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज से कमाया है, ये फलाने इन्वेस्टमेंट से कमाया है, मेरा रिस्क जो तन के ऊपर है, जो पेट के अंदर है, जो यहाँ कहीं भी 1 रुपया कंस्ट्रक्शन की ठेकेदारी, और वो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। और फिर मैं माशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, उन तीनों को भी उसी शोबे में डाल दिया एज अ सक्सेशन प्लान। ये अल्लाह की मेहरबानी, वो तीनों अमेरिका गए, पढ़ के आए, तीनों अब उस काम को देख रहे हैं। तो अल्लाह बरकत डालते हैं। कंस्ट्रक्शन ज़ार तो आप हैं, लेकिन पाकिस्तान में कितने नंबर पर आते हैं? नहीं, मैं उसमें मेरा कभी भी ये नंबर 1 की बजाय मैं चाहता हूँ कि कहीं भी जिक्र आए तो जो अच्छी कंपनियों का, कैरेक्टर की कंपनियों का जिक्र आए, कि जिन्होंने कभी कोई प्रोजेक्ट ख़राब नहीं होने दिया हो, जो ज़ीरो आर्बिट्रेशन, ज़ीरो लिटिगेशन हो, कि जो झगड़े में ना पड़ी हो। तो मैंने उन कंपनीज़ के अंदर मैं समझता हूँ कि नंबर तो कोई थर्ड पार्टी देगी, लेकिन हम सरे फहरिस्त हैं अल्लाह की मेहरबानी से, और अपना टैक्स का टैक्स भी हमने दिया। और ये भी कोई कारनामा नहीं है, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, और मुझे ये 2014 की बात है, जब 2002 उमर चीमा साहब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक, बल्कि आप मुझे गूगल करें, उन्होंने एक जंग और न्यूज़ के फ्रंट पेज पे आई थी कि उस वक्त मैं असेंबली का मेंबर नहीं था, तो उन्होंने पूरी असेंबली का इनकम टैक्स एक तरफ था और मेरा एक तरफ, और मैं टॉप 100 नवाज शरीफ साहब ने उस ज़माने में एक लिस्ट निकाली थी। एक तो हम निकालते हैं और फिर उसको अगले साल और उसके अगले साल उसके साथ गायब। फिर इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने टॉप 50 निकाले, तो उसमें मैं 95 नंबर पे था और इसमें मैं 32वें नंबर पे था। मैं पाकिस्तान की तारीख का पहला एमएनए बना कि मैं ना तनख्वाह लूँगा सरकार से, ना अलाउंस लूँगा सेशन का, ना जहाज़ का टिकट लूँगा कराची से आने जाने का, ना इंटरनेशनल। 2 दफ़ा मैं गया, अपना टिकट दिया, ना पार्लियामेंट्री लॉज जो घर मिलता है सब लेते हैं, ना वो लूँगा, ना मेडिकल, ना। 3 साल 7 महीने बाद 1 टेडी पाई मैंने सरकारी ख़जाने से नहीं दी। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि फलाने चैरिटी को दे दो, शौकत खानम को दे दो, ईदी को दे। मैंने कहा यार इस वक्त सारे अच्छे चल रहे हैं, कस्मा पुरसी में तो पाकिस्तान है। बेटे और बहू के धमरा दोपहर का खाना खाया। खाने में पालक गोश्त, पुलाव, चिकन कोरमा और मिक्स वेजिटेबल से तवाज़ो की गई। आप फरमाइए कि आप अपने वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या समझते हैं और उनमें खामी क्या समझते हैं? हाँ, मुझे मेरे वालिद साहब की स्ट्रगल और उनकी आजी 2 क्वालिटीज़ ऐसी लगती हैं जो
उनकी खूबियों में उनमें ये दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। और कोई खामी? खामियों में नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ है जिसको मैं कोई निशानदेही करनी पड़े। हमेशा इनको बड़ा वेलकमिंग, हमारी बात सुनने के लिए और बड़ा अकोमोडेटिंग रखा है। हम बच्चों से लेकर अब बड़े तक भी ये मेरे वालिद भी हैं, मेरे बॉस भी हैं। कहाँ पढ़े, कहाँ शादी की? मैं 2005 में अमेरिका गया था, वहाँ से अपना सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया पर्डू यूनिवर्सिटी से, और 2010 में मास्टर्स कंप्लीट करके पाकिस्तान आ गया। मेरे साथ में मेरी वाइफ है यास्मीन, ये मेरी कॉलेज की मोहब्बत है। और मैं अमेरिका से जब वापस आया 2010 में तो इनको अपने साथ खींच के वापस ले आया था। तो ये कहाँ से हैं? ये पली बड़ी अमेरिका में है, लेकिन इनके वालिदैन लबनान से हैं। हाउ यू फेल्ट आफ्टर कमिंग टू पाकिस्तान एंड हाउ इज़ द फैमिली एटमॉस्फेयर, हाउ अकोमोडेटिंग दे आर, स्पेशली योर फादर इन लॉ? मैं थोड़ा उर्दू आती है, so it's easier for me of course to speak in English, but I've been learning the language from living here. Of course, the family was very helpful when I first moved, and especially when I first moved in their house, and took care of all the wedding arrangements and everything. Of course, when you're intermixing cultures, sometimes it is difficult coming from different backgrounds, and some people are on board with it, some people are not. But thankfully, things have gone very well for us with the support of the family, and so yeah, we are settled here. Is that he has this amazing energy, himmat, for engaging with people. Himmat is Urdu. So he's with his social life, his political life, his work life. I'm amazed sometimes. I feel like I wouldn't be able to do. बाहर टेरेस से इस्लामाबाद का नज़ारा बहुत दिलफरेब है। आपने अपने इस घर का नाम जो पहाड़ी पे है, इसका नाम भी पलवल हाउस, और कराची वाला जो घर है जिसको सियासी डेरा भी कहते हैं, उसका नाम भी पलवल हाउस। तो इसकी क्या वजह तस्मीया है? ये पलवल बनी गाला है इस लिहाज से कि वो मेरे वालिद साहब जहाँ पर इंडिया से हिजरत करके आए थे, तो अगर आप दिल्ली से आगरा की तरफ जाएं मोटरवे पे, तो ये उस ज़माने में एक छोटा कस्बा था गुड़गांव का, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव थी। तो वो एक पता नहीं, मेरे बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो पलवल का जिक्र दादी से और चचा से और वालिद से, तो वो कहीं रहा होगा किसी गोशे में, तो फिर मैं यानी जहन में ये आया कि इनको पलवल की शनाख्त दी जाए। जुड़वा पहाड़ियों पर रहते हैं, सामने इमरान खान साहब का बनी गाला हाउस है, ये साथ आपका बनी, उनका पड़ोसी होना कैसा है इमरान खान का? पीटीआई के भी हैं, इतना बड़ा झंडा भी लगा रखा है। कोशिश करता हूँ कि उनको याद रहे कि मैं उनका ओरिजिनल वक्त का बानी का साथी हूँ। दुआ भी ये रहती है, कोशिश भी कि अल्लाह उनसे कोई काम ले और हमें भी अल्लाह कबूल कर ले, क्योंकि हमने गोल पे कितने हमले किए ये तो नहीं गिने जाएंगे, आखिर में गोल कितने किए वो गिने जाएंगे। बनी गाला के घरों को रेगुलराइज करने का भी बड़ा मामला था जी। खान साहब के घर के बारे में भी तनाज़ा रहा, आपका घर रेगुलराइज है? हाँ, इसमें भी मुझे भी ये इस्तेफादा हुआ कि वो जब सीडीए का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मैं भी फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर चुका था, क्योंकि उसके बाद से जब सीडीए आई तो हर चीज़ यहाँ पे हमने एक मस्जिद बनाने का था तो उसका भी नक्शा वगैरह डाला हुआ है, तो वो अब अप्रूवल्स का। लेकिन जिस वक्त ये हुआ, आज से कोई 5 साल पहले बनना शुरू हुआ, उस वक्त यहाँ पर यही था कि किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया एडवांटेज। कराची से दोस्त MNAs फ़हीम खान और अताउल्लाह एडवोकेट मिलने आ गए। देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि आज के दिन भी अगर हम ले ले असम्बली के अंदर, हाउस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे सीनियर जो हमारे मेंबर्स हैं वो नजीब भाई है, और बाकी इससे आगे मैं क्या बोलूं, बहुत सीनियर है। इनको जहाँ खेलना चाहिए था वहाँ अगर ये खेल रहे होते बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते थे। मेरे लिए PTI और नजीब भाई एक ही है।
क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीटीआई नजीब हारून है और नजीब हारून पीटीआई है। और मुझे वो दौर याद है कि जब हम यूसी लेवल में काम करते थे और हम वर्कर थे, तो जब भी चेयरमैन साहब आते थे कराची, तो मैं एक ही घर में आज तक सियासी घर में गया हूँ, वो नजीब हारून साहब का घर है, कि जहाँ हम खुलकर जा सकते थे, खुलकर बैठ सकते थे, खाना पीना सब चीज़ें ओपन थी हर कराची के वर्कर के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए। घर से रवाना हुए। नेशनल असेंबली के एडिशनल ब्लॉक में आए। अपने दफ्तर में आए, दफ्तरी अमूर निपटाए। आप बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, दूसरी तरफ आप चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए वर्क्स हैं, और तीसरी तरफ आप पीटीआई के भी मेंबर हैं। तो पीटीआई ने वादा किया था 50 लाख घर बनाने का, वो कहाँ तक पहुँचे और क्या ये बन जाएंगे? 50 लाख ज़रा बहुत ज़्यादा फिगर थी, लेकिन कॉन्सेप्ट सही था। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर यही वाला चीज़ था कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर जहाँ ये छोटे घर बनते हैं, और मॉर्टगेज का जो मॉडल होता है ना, कि जहाँ पर वो ओनर जो है जब घर लेता है तो उसको किराया देने की बजाय किस्तें अदा करता है, और खिसक खिसक के आहिस्ता आहिस्ता वो घर उसका मलकियत बन जाता है। और आने वाले वक्त के अंदर लोगों को अपना जो अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी गरीब आदमी का घर जिसकी क्लब्ड इनकम 2-3 घर के मेंबर्स, मियाँ बीवी, कोई एक आध बेटा मिलके 60, 70, 80 हज़ार कमा रहे हैं, वो 15 से 20 हज़ार रुपये में किस्त पे उसको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो 15 से 20 साल में उसकी मलकियत हो जाए, और इस दौरान में जो उसकी कीमत बढ़े उसका भी वो बेनिफिशियरी हो जाए, और साथ साथ क्या हो जाए कि वो जो किराया देता था वो ज़ाया होने से बच जाए। इस्लामाबाद में अपने ज़ेरे तामीर मल्टी स्टोरीज टावर का मुआयना करने आए। स्टाफ ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हेड ऑफिस आए। ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। दफ्तरी अमूर निपटाए। इंजीनियर डॉक्टर मंसूर बलोच से मुलाकात की। बैरून मुल्क से आए हुए अपने कज़न उस्मान रशीद और उनकी अहलिया से मिले। मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात की। मीटिंग रूम में आए। ऑनलाइन कचहरी के जरिए पाकिस्तान भर से इंजीनियर के सवालात का जवाब दिए। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। वुमेन एम्पावरमेंट पर सेमिनार में शिरकत की। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा और आपका जो ये मुल्क है, इसके अंदर कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता।
एक काटा। आप जिस ज़माने में सियासत में दिलचस्पी लेते थे, उस ज़माने में तो MQM का तूती बोलता था कराची में। आप कभी मुतासर नहीं हुए महाजर कौमी मूवमेंट से? नहीं, क्योंकि मेरा एक जो 1971 का मेरा मैट्रिक है, तो फॉल ऑफ ढाका जो था वो मेरा पहला एक गम था। ईमानदारी की बात है कि मुझे कभी MQM की जो फ़िलासफ़ी ने यानी उस तरह से मुतासर नहीं किया, उस तरफ रग़बत नहीं हुई। और लेकिन मैंने एक हद फासिल रखी, और जैसे ही PTI बनी तो फिर मैंने मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में, और 22 साल लगे कि कराची को हम बहाव को मेन स्ट्रीम में ले आए। लेकिन तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा थी लोगों की, PTI से, इमरान खान से, हमारे जैसे लोगों से। मैं समझता हूँ ये 3.5 साल कराची के लिए बड़ा इम्तिहान था कि वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। आपने एक वक्त में कौमी असम्बली की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा भी तो इसीलिए दिया था। क्या अब आपकी तवक्कुआत पूरी हो गई हैं? नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि उसके ऊपर उस तरह से उसकी अहमियत को समझते हुए, यानी एक मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जैसे एक फ्लैगशिप है, एक इंजन है जो पूरी ट्रेन को खींचता है। अब वो जो जैसे भी हिसाब लगाएं कि फेडरल गवर्नमेंट का 65% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 95% जनरेट करता है, तो और हमें और पाकिस्तान की सारी कौमियतें वहाँ हैं। पेशावर से ज़्यादा वहाँ पठान हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, बंगाली इंतहा हैं जो नहीं गए और यहाँ बस गए। तो कराची की निगहदाश्त इसलिए ज़रूरी है, जैसे अगर एक पूरा जिस्म है उसमें हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आँख भी है, कान भी है, नाक, लेकिन हार्ट अगर फेल हो जाए तो दांत पूरे 32 हो, आँख 6x6 हो, वो सब साथ दफन हो जाएगा। तो उसको हम नज़रअंदाज जब करते जाते हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो पूरे मुल्क की जो GDP है, जो रेवेन्यू है, जो जहाँ पर उसकी यानी एयरपोर्ट, उसका सी जब आपसे इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की गई तो क्या कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि मसाइल हल होंगे? लेकिन मेरा जो इस्तीफ़ा था ना, वो एक 20 महीने मैंने इंतहाई बैक बेंच पे बैठ के सब्र तहम्मुल से देखा कि भाई ओके, कोई गेम प्लान होगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज़ में मेरा रोल तो नहीं, लेकिन जो एक मकसद थी उसकी तकमील हो। जब मुझको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और अब मैं, वो कहते हैं ना, बड़ों की मौत ने हमें बड़ा बना दिया है, आपको बड़ा बना दिया है, तो अब अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही तो फिर तो किसी को नहीं समझ आ रही होगी। तो मेरा ये एक एहतजाज भी था, ये मुझे अपने आप को रिडीम भी करना था। और वो तो मैंने वो इस्तीफ़ा, वो 4 सफ़े हैं, अगर अब मैं आपको भिजवाऊँगा, आप पढ़िएगा, वो हैंड रिटन है। और मज़े की बात ये है कि उसको मैंने किसी बशर से, ना बीवी, ना बच्चा, ना दोस्त, ना पड़ोसी, ना साथी, ना कोई कारोबार, किसी से मैं चुरा नहीं किया। बस एक कैफ, मतलब मैं अंदर 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 लावा पकड़ा था, और मैंने लिखा क्योंकि मैं समझता था कि ये बोझ मैं क्यों उठाऊँ। वो कबूल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये था कि जो सीटों की पोजीशन थी, जो चीज़ थी, एक उम्मीद रही कि चलो कोई बात कभी तो समझ आएगी, किसी के तो समझ आएगी। मैं समझता हूँ कि कराची के साथ एक बड़ी ज़ाती इस लिहाज से हुई कि एक तब पानी ही अगर आप किसी शहर को, इतने बड़े शहर को ना दे सकें, 3.5 साल से K4 का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो मेरी दुआ है कि जो भी अब इसको कर रहा है, हमारे जो वापडा के जो दोस्त हैं, जिन्होंने इस्तेकाक भी बनता था, क्योंकि जब सिंध गवर्नमेंट से ले लिया और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो एग्जीक्यूशन है तो मरकज़ के पास आ गया, मरकज़ के पास से ऑटोमेटिक वापडा के पास। अब वापडा ने आखिरी प्रोजेक्ट कराची में कब किया था? तो देखिए, अल्लाह से दुआ। सिंध में PTI की तंजीम हमेशा टूट फूट का शिकार रहती है, ऐसा क्यों? बेसिकली सिंध के अंदर एक खला रहा, और वो खला ये था कि जैसे मैं सिंध के अंदर सीनियर मोस्ट रहा, मैंने हर ओहदा सिंध के अंदर लिया, लेकिन सिंध की सदारत मैंने हमेशा उससे मैं दूर रहा। मेरी ये समझ मेरी ये कहती थी कि सिंध का सदर एक सिंधी बोलने वाला अच्छा लगता है। हैदर तालपुर जब सिंध के सदर थे तो मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहा कराची से,
आरिफ अलवी साहब के साथ भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वो रहा, लेकिन मैंने ये मेंटेन की और आज भी पता नहीं क्यों मैं समझता हूँ तो वो एक खला, एक गैप रहा है। तो कराची या अर्बन सिंध से आगे कबूलियत नहीं है। फिर उस जब उम्र गुजर जाए तो अब तो तालीम बालगा नहीं हो सकती है। तो अब चूँकि पार्टी भी उस जगह पे पहुँच गई है कि वैसी पार्टी जैसी कोई हम कहें कि आइडियल जमात इस्लामी जैसी या जैसी MQM बनी थी तंजीमी लिहाज से, तो MQM भी बहुत तगड़ी पार्टी थी, नीचे तक का यूनिट का सेक्टर का ये वो अच्छा था। PTI में वो नहीं बन सका। इमरान खान के पुराने तरीन सियासी साथी हैं। 26 साल में इमरान खान कितने बदले हैं? देखिए, इमरान खान का बदलना ये था कि इमरान खान को कोई भी पूरे पाकिस्तान में डिकोड नहीं कर सका, ना कोई समझ सका, क्योंकि इमरान खान जैसा आदमी आप अगर दुनिया के अंदर देखेंगे, क्योंकि बहुत अर्ली ज़िंदगी में उनको कामयाबी मिली और मुकाम मिला, तो वो उनका यानी उस तरह से जैसे होता है ना कि ग्राउंड के ऊपर, यानी क्रिकेट के ग्राउंड पे तो उन्होंने जितना भी रगड़ा खाया हो, वर्जिश में तो उन्होंने जितनी भी मेहनत की हो अपनी जिस्मानी उसको मेंटेन करने के लिए, जो एक रियल लाइफ के ऊपर ज़ाहिर बात है कि उनको उस तरह के मौके नहीं मिले। उनके लिए दरवाजे खुलते चले गए। 17-18 वो तो नेशनल हीरो थे, एक कैरिश्मा था, एक मर्दाना वजाहत थी, ख़वातीन भी मुतासर होती थी और मर्द भी मुतासर होते थे। हर दस्तरखान उनके लिए बिछता था, हर बड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता था। तो उनकी ज़िंदगी के एक डिफरेंट अप्रोच थी। लेकिन मैं समझता हूँ वो हेड एंड शोल्डर पार्टी में हम सब से उनका कद बढ़ा, उनका मुकाम बढ़ा और उनका लोग जिस तरीके से एक ऑ का फैक्टर होता है, लेकिन वो यानी डेलीगेट नहीं कर सके, टीम नहीं बना सके, टीम को जेल नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि उनके जज्बे के अंदर कोई कमी नहीं महसूस की जाएगी और उनकी जो एफर्ट थी उसके अंदर भी कोई कमी नहीं, लेकिन इट वाज बियॉन्ड हिम। बतौर एक इंजीनियर के और बतौर एक ठेकेदार के आप क्या समझते हैं, क्या नस्ला टावर को गिरना चाहिए था और इसके क्या असरात होंगे आगे? डायरेक्ट कोई नस्ला टावर एक दिन में तो बना नहीं और कराची में तो लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर वायलेशन हुई और कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जिसको मालूम नहीं था। और अच्छा, अब इसको दो एंगल से देखने की ज़रूरत है कि एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पूरी महज़ब दुनिया का एक असूल है कि जब कोई चीज़ बन जाती है और थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाता है, यानी मैंने एक गलत काम किया लेकिन उसको आपने करने दिया और मुझे नहीं रोका, अब मैं वो चीज़ बना के करके किसी तीसरे आदमी को बेच के मैं तो निकल गया, अब आपने उस तीसरे आदमी को से वो पकड़ के छीन लिया। तो महज़ब दुनिया का एक असूल है कि उसको इस वक्त पकड़ा जाना है क्योंकि एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। तो उस लिहाज से तो ये बहुत गलत था। लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे ईमानदारी की बात कि अगर कराची जैसा शहर और पाकिस्तानी जैसे मुल्क के लिए अगर चंद लोगों की कुर्बानी हो और मेरे जैसा भी एक आदमी गलत भी कुर्बान हो जाए और ये पाकिस्तान सुधर जाए तो वो बहुत छोटी कुर्बानी है। नेस्ला में कम से कम बिल्डर्स को जितने भी हैं सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे भाई भी हैं, उस तरीके से एक पैगाम तो ज़रूर गया होगा कि गलत काम को पैसे दे के या जो भी कुछ करके या ज़ोर इस्तेमाल करके या ताल्लुक़ इस्तेमाल करके आप दस्तखत करवा भी लो और 4-5 मोहरे भी लगवा लो, लेकिन वक्त के ऊपर वो अगर पकड़ा जाएगा तो भी गलत काम जो किसी के अख्तियार में नहीं था तो वो इस तरह का वाक़या तो एक बहादुरी का था। जो हमारे जज साहब रिटायर हो गए, उनका एहतराम। अब उन्होंने कराची में अगर पले बड़े होंगे, कराची से ताल्लुक़ था, सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे हमारे पिछले वाले, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वकालत में क्या क्या नहीं देखा होगा, क्या क्या नहीं सहा होगा और क्या क्या नहीं ज़िल्लत उठाई होगी। हमने भी उठाई इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा था, ऐसा तो नहीं कि हम उसे, लेकिन हम अपना एक मिशन लेके चलते रहे कि इसको कहीं जाके सही करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बने, उससे हद फासिल रखिए।